Dear student of 9th class, Assalamu alaikum. Today our topic is branches of chemistry. मैंने लेक्चर 2 में आपको 4 ब्रांचेस करवाई थी। बकाया जो 5 ब्रांचेस रह रही थी तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और मैं यहाँ से जो आपका लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अभी जो बकाया रह रही है हम उनके बारे में जो है ना यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नाउ फिफ्थ ब्रांच जो केमिस्ट्री की है वो है बायो केमिस्ट्री। बच्चों देखो कि बायो केमिस्ट्री वर्ड से ही शो हो रहा है। बायो एंड केमिस्ट्री मीन्स बायो मालिक्यूल, मीन्स आप इसको कह सकते हो कि बायो मालिक्यूल वाले कंपाउंड हम बायो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। माना सिंपली आप कह सकते हो बायो मालिक्यूल्स compound. The study of the biomolecule compounds is called biochemistry. Simply आप इसको ऐसे कह सकते हो। अभी अगर हम इसको डीपली पढ़ें, इसकी अदर डेफिनेशन पढ़ें तो क्या होगा? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कंपाउंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स माना हम इनमें स्टडी किसकी करते हैं? It deals with the study of किसकी स्टडी करते हैं हम? स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारे प्लांट्स एंड जो एनिमल्स आते हैं, हम इस ब्रांच में क्या पढ़ते हैं? जैसे आप पढ़ते हो बेटा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, तो फोटोसिंथेसिस में हमें कौन कौन से कंपाउंड मिलते हैं? आप कहोगे सर हमें ग्लूकोज मिलता है, शुगर मिलता है, और उसके अलावा और बहुत सारे, जैसे अल्कोहल को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम राइस। तो इस बायोकेमिस्ट्री में हम अदर चीज़ें क्या पढ़ते हैं? हम अदर चीज़ें पढ़ते हैं मेडिसिन वाली। मेडिसन जो आप घर में बहुत सारी मेडिसन यूज़ करते हो तो वो मेडिसन कहाँ से बनाते हैं? हम केमिकल वाले आपको केमिस्ट्री देते हैं, जो बायो में जो कंपाउंड होते हैं उनके केमिकल को डिफाइन करते हैं। जैसे आप अगर कफ सिरप पी रहे हो तो कफ सिरप, जैसे आप खांसी का जो शरबत पीते हो तो उसमें क्या कौन सा केमिकल यूज़ करें तो ये आपको केमिस्ट्री वाला बताएगा। और कौन सी ब्रांच में आएगा? बायोकेमिस्ट्री में आएगा। तो सर इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड होता है। जो भी हम मेडिसिन बनाते हैं उन मेडिसिन में जो केमिकल्स आते हैं तो केमिकल्स कहाँ पे कौन से यूज़ करने चाहिए तो हमें वो बायोकेमिस्ट्री वाला बताएगा। इसकी ब्रांच में हम यहाँ पे इनके बारे में पढ़ेंगे। सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड्स किससे रिलेटेड हो? ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अच्छा ये जो बायोकेमिस्ट्री जो हमारी ब्रांच है, यहाँ जो ये हमारी ब्रांच ले रहे हैं, ये इस ब्रांच में ज़्यादातर मेडिसिन को रिफ़र किया जाता है। जो मेडिसिन वाली चीज़ें होती हैं उनको यूज़ किया, जैसे एंटीसेप्टिक मेडिसिन होगी और बहुत सारी मेडिसिन होगी, उनका यूजेज, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाए वो हमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। आप कह सकते हो कि ये सेंट्रल साइंस है किसकी? बायोकेमिस्ट्री या मेडिसिन की। तो 6th जो ब्रांच पढ़ेंगे वो हमारी है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
अब इंडस्ट्री केमिस्ट्री करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट इज़ इंडस्ट्री, क्योंकि वर्ड से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल वर्ड लिया गया है इंडस्ट्री से। तो इंडस्ट्री क्या होती है? ऐसी जगह जहाँ पे हम हाई अमाउंट हाई क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाएं। क्या बनाएं? हाई अमाउंट या हाई क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाएं। कोई भी केमिकल है, जैसे आप सोप बना रहे हो तो आप केमिकल यहाँ पे लैब में बनाओगे तो कम मिकदार में बनाओगे। अगर आप सोप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा मिकदार में आपको सोप मिलेगा। वहाँ जैसे आप जाओ गिलास इंडस्ट्री में जाओ, सीमेंट इंडस्ट्री में जाओ, तो वहाँ पे क्या करते हैं? ज़्यादा मिकदार में हम वो केमिकल यूज़ करके एक सूटेबल प्रोडक्ट लेते हैं। तो आप इंडस्ट्री की डेफिनेशन अगर लेंगे, व्हाट इज इंडस्ट्री? तो द प्लेस at which maximum amount of chemical compounds are manufactured are produced, जो वहाँ पे बनाए हम मैन्युफैक्चर करें by using the some chemicals other chemicals, हम अदर केमिकल यूज़ करें उस इंडस्ट्री को बनाने में। जैसे आप यहाँ पे ले रहे हैं गिलास इंडस्ट्री, मैं गिलास इंडस्ट्री ले रहा हूँ, तो गिलास इंडस्ट्री में क्या होता है? गिलास इंडस्ट्री में हम गिलास यूज बनाते हैं। तो गिलास से ये गिलास हम ज़्यादा मिकदार में बनाएंगे, मैक्सिमम मिकदार में बनाएंगे, हाई अमाउंट बनाएंगे। इस गिलास को बनाने में कौन से केमिकल यूज़ करें वो हम इंडस्ट्री केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, या कौन सी टेक्निक या कौन से केमिकल प्रोसेस यूज़ करें नेचर के लिहाज से। जैसे गिलास को बनाने के लिए सर सेंड यूज़ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा NaCl भी यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी यूज़ करते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया, ये इसके अंदर हम केमिकल यूज़ करते हैं। जैसे आप अमोनिया गैस, अमोनियम क्लोराइड को बनाने में, या सोडियम कार्बोनेट को बनाने में बहुत सारे यूज, जैसे अमोनिया सोलर प्रोसेस होता है वो हम यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्री केमिस्ट्री में क्या होता है? इट इज़ द स्टडी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ study of different केमिकल प्रोसेस। देखो वही बात आ गई कि हम डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व करें फॉर किसके अंदर, यहाँ फॉर या इन, सिंपल, इन केमिकल इंडस्ट्री, इन केमिकल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर द different products like glass, cement, fertilizer, and soda ash etc। इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट केमिकल प्रोसेस में जो मेथड यूज़ होते हैं, जो हमारे लॉ यूज़ होते हैं, जो हमारी कंडीशन यूज़ होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके अंदर? इन्वॉल्व इन केमिकल इंडस्ट्री, जो केमिकल इंडस्ट्री होती है हमारी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक ग्लास, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड सोडा ऐश। इन ये हमें केमिकल
ये कंपाउंड बनाने में जो उसके अंदर जो हम प्रोसेस यूज़ करें, ला यूज़ करें, जैसे हम गिलास बना रहे हैं या हम सीमेंट बना रहे हैं, गिलास और सीमेंट के अंदर हम कौन से केमिकल यूज़ करें और कौन से कैटालिस्ट यूज़ करें, और इस केमिकल प्रोसेस का रेट इंक्रीज़ करने में हम जो मेथड इस्तेमाल करें वो कहलाएगा हमारा इंडस्ट्री केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री में, इस ब्रांच में हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम प्रोडक्ट को बनाने में, कौन से प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट को बनाने में जो हम केमिकल यूज़ करें, जो उनकी नेचर के लिहाज से सॉल्वेंट, सॉल्यूट यूज़ करें, किसके लिहाज से, इन प्रोडक्ट को बनाने में। जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, तो फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एनएपी हो गया, तो इनको बनाने में क्या होते हैं, इनके अंदर डिफरेंट केमिकल यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं। तो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड को यूज़ करने के बाद उनको हम रिएक्शन कैसे करें वो हमें केमिस्ट्री वाला बताएगा कि अगर आप रिएक्शन इस तरीके से करोगे तो ज़्यादातर, अगर देखो ना, ये आप यूज़ कर रहे हो सीमेंट गिलास, अगर सीमेंट को ज़्यादा टाइम तक चलाना है तो उसके अंदर कौन सा केमिकल यूज़ करें। ऐसा नहीं हो कि सीमेंट लेके आओ उसमें जल्द जो है ना वो हार्ड हो जाए, उसकी हार्ड कैपेसिटी और पाउडर फॉर्म में बरकरार रखने के लिहाज से उसके अंदर कुछ ऐसे जो एडिटिव यूज़ करते हैं। जैसे हमारा फर्टिलाइज़र हो गया, फर्टिलाइज़र ऐसा नहीं है कि आप लेके आओ या मार्केट से लेके आए, अगर इसके अंदर केमिकल यूज़ ना करें, यूज़फुल केमिकल, ये फर्टिलाइज़र हमारे काम का नहीं होगा। इसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन होता है, पोटाश होता है, डिफरेंट केमिकल, सोडा ऐश हो गया, हमारा सोप हो गया, सोप इंडस्ट्री होती है ना, तो सोप इंडस्ट्री में हम जो सोप बनाते हैं, डिटर्जेंट बनाते हैं, तो इनके अंदर है जो केमिकल, सिंपल ये केमिकल प्रोसेस होगा, जो केमिकल प्रोसेस के अंदर जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट यूज़ करें फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। तो अब इंडस्ट्री के बाद हमारी, यहाँ से मैंने आपको एग्जांपल बताया इसका, सातवीं जो ब्रांच होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखो वर्ड से शो हो रहा है न्यूक्लियर मीन्स इट इज फोकस ऑन न्यूक्लियस ऑफ एटम। और आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस ऑफ एटम जैसे काम है, कार्बन का 18वां एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन 2, या बेसिक पढ़ चुके हो, यहाँ में प्रोटॉन होंगे इसके 6, न्यूट्रॉन के लिहाज से भी, तो ये होता है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ेंगे आप, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके होंगे। देखो अभी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सिर्फ फोकस क्या होगा कि न्यूक्लियर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, जो उनके अंदर चेंजिंग हो रही है, क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है, या उनके अंदर जो प्रोसेस यूज़ हो रही है। सपोज में जैसे हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे यूरेनियम हो गया, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि इनका न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है, या जब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव की कंडीशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 83 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, 90 होता है यूरेनियम का। अब ये यूरेनियम क्या करता है, अपने न्यूक्लियस में से बहुत सारी रेडिएशन, इनविजिबल रेज खारिज करता है, इनविजिबल रेडिएशन अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये खारिज करता है। अब ये न्यूक्लियस जो ये रेडिएशन खारिज कर रहा है, क्यों खारिज कर रहा है, इनमें चेंजिंग किस वजह से आई, और ये अल्फ़ा, बीटा और गामा को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, इनकी नेचर क्या होगी, तो हम ये सारा कुछ किसके अंदर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की पढ़ेंगे। माने ये सारा फोकस किस पर होगा, आप सिंपली कहोगे द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम, माना ये भी पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस कब स्टेबल होगा,
कब अनस्टेबल होगा, न्यूक्लियस कब ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिफरेंट फॉर इमिशन ऑफ डिफरेंट रेडिएशन, कब हमारा जो न्यूक्लियस है वो रेडियो एक्टिव नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। माना ये जो फोकस होगा रेडिएशन, जो रेडिएशन खाज हो रही है, जो रेज खाज हो रही है किस में से, न्यूक्लियस में से। तो वो क्यों खाज हो रही है, किस वजह से खाज हो रही है, ये हम सारा कुछ क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन सिंपल क्या होगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सिंपल न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारा न्यूक्लियस ऑफ एटम पर है। न्यूक्लियस ऑफ एटम मैंने हमको पढ़ाया, जिसके अंदर न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस कहते हैं द पार्ट ऑफ एटम विच कंटेन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ये पार्ट होता है किसका, एटम का। ये न्यूक्लियस जिसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी दूसरे हमारे सब पार्टिकल पाए जाते हैं। अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको कार्बन की ये बनाया और यहाँ पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो रेडियोएक्टिव यूरेनियम जो होता है ना, ये रेडिएशन इमिट करता है। अब ये रेडिएशन इमिट क्यों कर रहा है और ये रेडिएशन जब बाहर कर रही है, इनकी नेचर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या इसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ये हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला बताएगा। हमें यह भी बताएगा कि इनमें से कौन सा रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक होगा, डेंजरस होगा, ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। आप अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन लें तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस या चेंजिंग ऑकरिंग इन न्यूक्लियर ऑफ एटम, जो इनके अंदर चेंजिंग आ रही है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इट डील्स, मैं सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूँ, विद द स्टडी ऑफ change occurring in the nuclei of atom is called, और उसको हम क्या कहेंगे, जो एटम के अंदर या एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजिंग प्रोसेस हो रही है उनके बारे में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अच्छा, ये आपको मैंने पढ़ाया कि क्या होता है कि न्यूक्लियस एक तो स्टेबल हो जाते हैं, दूसरे होते हैं अनस्टेबल। एक होता है स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल। स्टेबल क्या होता है, जिसमें रेडिएशन प्रोसेस ना हो, सिंपल कहो। अनस्टेबल कहते हैं जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट हो। अभी जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है उसके अंदर कौन सी चेंजिंग हो रही है, ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इनका यूजेज कैसे, जैसे हमारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे रेडियो आइसोटोप, क्या रेडियो आइसोटोप, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इनका यूजेज यानी कि प्रॉपर्टी हम इनको अगर कहेंगे, जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो आइसोटोप को न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वजह से हम इनको यूज़ करते हैं डिफरेंट डिजीज़ को कम करने में। जैसे कैंसर की डिजीज़ को कम करने में हम यूज़ करते हैं इसके अंदर रेडियो आइसोटोप, डिफरेंट डिजीज़ को रिड्यूस करने में, ट्रीटमेंट के लिहाज से हम उसको यूज़ करते हैं। मेरा रेडियो आइसोटोप किसके अंदर आ जाता है, मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और रेडियो आइसोटोप क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि रेडियो आइसोटोप के अंदर आपको पता है आइसोटोप में क्या होता है, सेम मास, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट है मास नंबर। जैसे हमारा आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, उनका जो 3 आइसोटोप होते हैं, थर्ड वन रेडियो होता है, उसका हम यूज़ करते हैं। तो जो रेडियो आइसोटोप होते हैं उनका यूजेज या उनकी गाइडेंस किस के लिहाज से, कैंसर की डिजीज़ को कम करने के लिहाज से एंड अदर डिजीज़ को कम करने के लिहाज से हम इनको यूज़ करते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिर्फ किस पर फोकस करेगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री फोकस करेगा न्यूक्लियस ऑफ एटम पर, और जिसके अंदर जो चेंजिंग हो रही है, जो उसके अंदर फेनामेना हो रहा है, उस फेनामेना के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, किसके अंदर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमारी 8वीं जो ब्रांच आएगी
वो आएगी इन्वायरमेंट केमिस्ट्री। आप तो समझ गए कि एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में एनवायरनमेंट का अमल दखल होगा जहाँ पे। अच्छा, एनवायरनमेंट में क्या होता है? एनवायरनमेंट में हमारे लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, और उनके अंदर आपको पता है कि डिफरेंट इंडस्ट्री यूज़ होती हैं। हमारी कार्स हो गई, हमारे डिफरेंट अदर केमिकल प्रोसेस हो गए। अभी आपको पता है ना कि बहुत सारी इंडस्ट्री स्मोक या अनवांटेड जो गैसेस होती हैं, जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, वो क्या करती हैं? ख्वाज करती हैं। अब वो क्या है? वो केमिकल हैं। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अभी ये बाहर जाके जब ये उस इंडस्ट्री से बाहर निकलती हैं तो किसको नुकसान देती हैं? एयर पॉल्यूशन करती हैं। अब एयर पॉल्यूशन किसका ऐसा होता है? एनवायरनमेंट का ऐसा होता है। अब ये एनवायरनमेंट को क्या कर रही हैं? अफेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही है, या आप कह सकते हो एयर पॉल्यूशन पर से करिए। ऐसे ही हमारा क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन हो जाती है। वाटर पॉल्यूशन क्यों हो जाती है? क्योंकि हम क्या करते हैं? डिफरेंट केमिकल को अनवांटेड या यूजेज उनका क्या करते हैं? सही तरह नहीं करते हैं। तो सही यूजेज उनका ना करने से वजह उनको वेस्ट करते हैं डिफरेंट कैनाल्स में, तो वो भी क्या आ जाता है? हमारा एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में आ जाता है। तो एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में फोकस किसका होगा? एनवायरनमेंट पर जो अफेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू द केमिकल कंपाउंड्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। किसके अंदर? एनवायरनमेंट केमिस्ट्री के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल्स। It deals with the study of interaction of chemical materials and their effects on environment। वरना किसकी स्टडी करें? हम स्टडी करें इंटरेक्शन ऑफ द केमिकल मटेरियल्स, जो हमारे किसके बीच में इंटरेक्शन, किसके बीच में? उन केमिकल कंपाउंड्स और लिविंग थिंग्स जो हमारी जो एनवायरनमेंट में रह रही है, जैसे हमारा एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गया, जो हम केमिकल यूज़ हो रहे हैं, उन केमिकल की वजह से इन्वायरमेंट की लाइफ पर कौन सा अफेक्ट हो रहा है, वो हम क्या पढ़ेंगे? इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। डेफिनेशन इंटरेक्शंस ऑफ केमिकल मटेरियल्स, हमारा इंटरेक्शन किसका? ताल्लुक पढ़ें। एंड देयर अफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, जो हमारी एनवायरमेंट की लाइफ पर जो उनके इफेक्ट हो रहे। अभी मैं एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, जैसे आप पढ़ चुके हो बेटा, एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक रेन, ये आपने पढ़ा होगा वर्ड। एसिडिक रेन कैसे होता है? एसिडिक रेन जब भी बारिश होती है तो कहते हैं कि सर ये जो बारिश का पानी हो गया है, ये पानी एसिड फॉर्म में चेंज हो गया है। अच्छा, वो क्यों चेंज हो जाता है? वो इस वजह से चेंज हो जाता है कि पॉल्यूशन ऑफ एयर, पॉल्यूशन एयर की पॉल्यूशन की वजह से जब भी बारिश का पानी। अच्छा, ये कहाँ पढ़ेंगे? एनवायरनमेंट केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारी अदर गैसेस कहाँ से रिमूव होती है? सर ये इंडस्ट्री से खारिज होती है। ये इंडस्ट्री से खारिज होके कहाँ पे जाती है? कहेंगे सर एयर के अंदर जाती है। ये एयर में इसको छोड़ देते हैं बिगर सेफ्टी के। जब बारिश होती है, जैसे बारिश होती है तो क्या होता है? ये रेन वाटर जब इस एयर के बीच में, आपको पता है कि
ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एयर में डिजॉल्व हो जाते हैं। जब ये वाटर पानी उस एयर में से पास होगा जिस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर जो गैसेस होंगी, तो क्या करेगा ये अपने साथ इनको एब्जॉर्ब करेगा और अपनी चेंज जो नेचर चेंज करेगा। जब ये ज़मीन पर पानी आएगा तो वो चेंज हो जाएगा एसिडिक वाटर में, जिसको हम कहेंगे सिंपल एसिडिक रेन। अच्छा, ये किस वजह से हुआ? केमिकल मटेरियल्स माना केमिकल सब्सटेंस। अफेक्ट किस पर हुआ? एनवायरनमेंट पर हुआ। किस पर हुआ? एनवायरनमेंट पर हुआ। ये एसिडिक रेन वाटर चेंज हो गया एसिडिक। दूसरा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ओजोन, सबको पता होगा O3। अभी कह रहे हैं कि सर ओजोन की जो ये ओजोन बेटा गैसेस की लेयर होती है जो हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सनलाइट, ये फिल्टर करती है। इनका काम होता है, ओजोन एक लेयर O3 की होती है जो पॉइजनस गैसेस, ये पॉइजनस गैस होती है। क्या होता है जब सनलाइट में से अनवांटेड रेज आती है ना, तो क्या करता है? इनको फिल्टर करता है। फिल्टर करके जो हमारी यूज़फुल रेज होती है वो ज़मीन पर आ जाती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो हमें बहुत सारी स्किन डिजीज हो सकती है। अभी कह रहे हैं कि सर ओजोन जो लेयर है ना वो वीक हो गई है। वो वीक क्यों हो गई है? कह रहे हैं कि सर एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे केमिकल छोड़े गए जो इसकी लेयर को क्या करें? वीक करें। एयर पॉल्यूशन हो गया या डिफरेंट अदर केमिकल्स हो गए जो उस एयर में छोड़ रहे हैं, छोड़ने की वजह से ये वीक हो रहा है। तो ये भी इसका देखो अफेक्ट हो गया ना, हमारा किस पर अफेक्ट हो गया? एनवायरमेंटल लाइफ पर हो गया, या एयर पॉल्यूशन की वजह से इस पर अफेक्ट हो गया। और दूसरा पर जो ग्रीन हाउस अफेक्ट पढ़ते हो ना, ग्रीन हाउस अफेक्ट, हीट बढ़ रही है एनवायरनमेंट की। अच्छा, हीट क्यों बढ़ रही है? उसके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं केमिकल के लिहाज से। तो एनवायरनमेंट में फोकस होगा एनवायरनमेंट पर, माना एनवायरनमेंट की कौन सी, एनवायरनमेंट पर क्या अफेक्ट हो रहा है केमिकल के यूजेज की वजह से, तो ये हम पढ़ेंगे। लास्ट जो हमारा होगा वो होगा पॉलीमर। इसके अब पॉलीमर कहते हैं बेटा, एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है। कहोगे सर ये जो प्लास्टिक की चीज़ मुझे मिली है ये मुझे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की वजह से मिली है। ये पीवीसी जो पाइप है, जो प्लास्टिक की डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं वो किस वजह से मिलती हैं? एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है। उस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की मदद से हम क्या ऑप्ट करते हैं? डिफरेंट। तो आप इसकी सिंपल डेफिनेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इट डील्स with the study of polymerization process and their products। हम पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़े और उनके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ी। असल में क्या होता है कि जो हमारी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो कहाँ से आपलन करते हैं? वो हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के लिहाज से, वो होता है पॉलीमर। तो पॉलीमर प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? छोटे छोटे मोनोमर क्या होते हैं? छोटे मोनोमर। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे पॉलीइथाइलिन। ये पॉलीइथाइलिन बेटा प्लास्टिक ही होते हैं, जो प्लास्टिक बैग्स हो गए। ये पॉलीइथाइलिन कैसे बनता है? जब इथीन एन इथाइलिन, ये छोटे छोटे मोनोमर होते हैं। आप ऐसे कहो कि एक ये इथीन, ऐसे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा इथीन कंपाउंड है, ये मोनोमर है। क्या है? मोनोमर है। जब ये मोनोमर है, एक मोनोमर कहते हैं बेटा सिंगल यूनिट ऑफ
पॉलीमर। ये मोनोमर छोटा सा एक यूनिट होता है। एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के डिफरेंट प्रोसेस, ये कैटालिसिस प्रोसेस होते हैं, इसके अंदर हम यूज़ करके, ये मैं आपको डीपली नहीं पढ़ा रहा कि, क्योंकि पॉलीमराइजेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कैटालिसिस पॉलीमराइजेशन। तो उसके अंदर हमें इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करके इसको, ये मोनोमर एक हो गया, एक मोनोमर, ये क्या होते हैं बेटा, पेट्रोल से लिए जाते हैं या क्रूड ऑयल से हम इनको कंपाउंड को लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये ऐसे चेंज हो जाता है, एक लॉन्ग चेन में चेंज हो जाता है, ऐसे ही ये लॉन्ग फॉर्म में से चेंज हो जाएगा। तो इसको कहेंगे पॉलीइथिलीन। क्या बोलेंगे, पॉलीइथिलीन। और पॉलीइथिलीन क्या होता है, प्लास्टिक की चीज़ होती है। ये एक सिंगल मोनोमर, एक सिंगल मोनोमर ये, एक सिंगल मोनोमर ये आपस से मिलके डिफरेंट प्रोसेस एडिशन के लिहाज से एक बड़ी लॉन्ग चेन बनाएंगे, ऐसे कंटिन्यू। तो वो ये वाली जो लॉन्ग चेन है, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। वो ये जो हमें कंपाउंड मिल रहा है, ये पॉलीमर कंपाउंड मिल रहा है हमें, जैसे पॉलीइथिलीन। दूसरा आप सुनते हो पीवीसी, हमने सुना होगा पीवीसी पाइप होता है। प्लास्टिक की चीज़ें डिफरेंट हो गई, ये प्लास्टिक की डिफरेंट चीज़ें हो गई, वो कहाँ से लेते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को यूज़ करके हम ये चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, इन चीज़ों में कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करें, जैसे ये हमें प्रोडक्ट अच्छी मिले, और जैसे प्लास्टिक चीज़ें एक हार्ड होती है दूसरी सॉफ्ट होती है, उनकी हार्डनेस को बरकरार रखने के लिहाज से हम कौन से एडिटिव यूज़ करें, इनकी कलर बिहेवियर, इनकी अदर प्रॉपर्टीज़, वो सारा किस किस में पढ़ेंगे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे हम। ये आपकी आज ब्रांचेस थी जो आपकी पूरी हो गई क्लास 9 के लिहाज से। अगर कोई भी इन ब्रांचेस में से आपको क्वेश्चन समझ में, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई ब्रांच समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये हमें ब्रांच सही तरह समझ में नहीं आई, या आप क्वेश्चनिंग अराइज कर सकते हो, सर इस ब्रांच में हमें ये टर्म्स या ये जो आपने लिखा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बच्चा।